हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे कि आप सबको मालूम है कि सैटरडे को सुबह 5 बजे आपका सिनेरियो एक रहता है, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक हमें पढ़ना होता है। तो यहाँ पे आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री। अब ये मत बोलना कि मैम इतना भी क्या वर्ल्ड हिस्ट्री, इतना भी क्या वर्ल्ड, इतना भी क्या वर्ल्ड। देखो यार, एक्चुअली क्या है ना कि जब कोई भी ऐसा सीन हो जाता है कि जहाँ सवाल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना ही पड़ता है। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है जहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशंस के बारे में जानेंगे। बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रहने वाला है ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा जानने को मिले और सारी चीज़ें आपके लिए रहेंगी। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है। क्लास के लिंक को सबके साथ में शेयर कर दीजिएगा और इस क्लास के जस्ट बाद में आप लोगों से मुलाकात करेंगे 7 बजे करेंट अफेयर्स के क्लास में, जो कि यहीं पर होगा। ठीक है, चलिए सुनते हैं और समझते हैं। जब भी हम सिविलाइजेशन कहते हैं, यानी कि जब हम किसी पर्टिकुलर सभ्यता के बारे में बात करते हैं या कोई भी अगर सिविलाइजेशन आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो सिविलाइजेशन आती है वो कौन सी है? इजिप्शियन। आप लोगों ने पढ़ा होगा पिरामिड्स के बारे में, है ना। पिरामिड्स देखे होंगे आप लोगों ने, बहुत ही यूजुअल सी बात है। तो सबसे पहले इजिप्शियन एम्पायर के बारे में बात करेंगे। ये जो पर्टिकुलर एम्पायर है ये आपको देखने को मिलती है 3000 BC के समय पर, और तब से लेके काफ़ी लंबे टाइम तक ये आपको पूरी की पूरी एम्पायर मिलेगी। सेकेंड पॉइंट, इसके जो सबसे पहले रूलर माने जाते हैं और वो माने जाते हैं कौन? मिनिस। आपने देखा होगा इस तरीके से काफ़ी सारी पिक्चर्स आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर ये कौन थे? मिनिस थे। इनको बोला जाता है फाउंडर या फिर फर्स्ट रूलर ऑफ दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी। सेकेंड पॉइंट, जब हम इस डायनेस्टी की बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि इजिप्ट के अंदर बहुत सारी जो पिरामिड बने हैं वहाँ पे बहुत सारी ममीज़ हैं। नहीं, हम लोग के घर वाली मम्मी की बात नहीं कर रहे हैं, हम टॉकिंग अबाउट दीज ममीज़। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो सबसे पहली फीमेल रूलर मानी जाती हैं इस पूरी सभ्यता के अंदर, इस पूरी डायनेस्टी के अंदर, वो कौन थी? क्वीन हैट्शपुट। कौन सी? क्वीन हैट्शपुट। इनको सबसे पहली फीमेल कंसिडर किया जाता है। ओके, सेकेंडली तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको एक रिवर देखने को मिलती है। जैसे कि आपको पता ही है कि जब हम इजिप्ट की बात करते हैं तो इजिप्ट की जो कैपिटल है वो क्या है? कायरो है। और कायरो जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर है? तो ये नील नदी के किनारे पर है। तो क्या है, जो हिस्टोरियंस हैं उनका मानना ऐसा है कि जो इजिप्ट है एक्चुअल में ये एक गिफ्ट है, ये एक क्या है? तोहफा है, जो किसके द्वारा दिया गया है? नील नदी के द्वारा। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो पूरी सभ्यता है इसका उदय जब होता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी डायनेस्टी तभी आपको देखने को मिलती है, या फिर वहाँ पे आपको रिसोर्सेज अगर नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कोई डायनेस्टी नहीं होगी। तो यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, किसकी वजह से? इस रिवर की वजह से। इसीलिए बोला जाता है कि ये पर्टिकुलर जो सभ्यता थी वो किसकी वजह से थी? इस नदी की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो इंडस रिवर है ना, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर इंडिया के अंदर, आप जानते ही जानते। तो ये जो पर्टिकुलर रिवर है इसके आसपास भी एक सभ्यता, इसके आसपास भी आपको पूरी एक डायनेस्टी देखने को मिल जाती है और ये कहलाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये सिविलाइजेशन भी इसी नदी के आसपास, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज थे। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, द मेन हिस्टोरियन हु कॉल्ड द इजिप्ट द गिफ्ट ऑफ नाइल। इनका नाम क्या था? इनका नाम था हेरोडोटस। ये सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है, एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के अंदर आता है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे मैंने इस कंटेंट को बनवाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये देखो दिखाई दे रहे हैं, ये है क्या? पिरामिड्स। अगर हम पिरामिड्स की बात करें तो जो पिरामिड्स हैं वो पहले के टाइम पे जब बनवाए जाते थे तो ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस होते थे। द फेमस पिरामिड एट गीज़ा। क्या नाम है यहाँ पे? गीज़ा। गाजा पट्टी नहीं है, गीज़ा है। ठीक है, गीज़ा। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर जगह पे जो यहाँ के बहुत ही फेमस रूलर्स वगैरह होते हैं उन सब के लिए इन पिरामिड्स को डेवलप किया जाता है। और ये जो पिरामिड्स को डेवलप करने की पूरी एक प्रथा थी ये काफ़ी लंबे समय तक यहाँ देखने को मिलती है। तो कई बार पेपर में आता है 7 वंडर्स, यूनेस्को, इन सब के अंदर आपको ये नाम देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ है? इजिप्ट के अंदर आपको मिलता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
इजिप्शियन डायनेस्टी के अंदर जो भगवान माने जाते थे, अब हर डायनेस्टी के अंदर कोई ना कोई तो भगवान माना ही जाता है, तो इस पर्टिकुलर डायनेस्टी के अंदर जो भगवान माने जाते हैं वो कौन है? सूर्यदेव, यानी कि सन को यहाँ पे गॉड माना जाता था। ओके, अब आते हैं हम दूसरी डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। इस पर्टिकुलर डायनेस्टी के बाद में आपने सुना होगा बेबीलोन का नाम, बहुत ही फेमस है, यूनेस्को के अंदर भी इस जगह का नाम आपने सुना होगा। और जब हम अलेक्जेंडर की बात करते हैं, यानी कि जब हम ग्रीस की बात करते हैं, एथेंस की बात करते हैं, तो अलेक्जेंडर जो थे जब वो इंडिया से होते हुए वापस अपने घर को जा रहे थे तो यहीं बेबीलोन में उनकी डेथ होती है। तो बेबीलोन सिविलाइजेशन जो है वो आपका दूसरा सिविलाइजेशन है। ओके, यहाँ के जो रूलर्स थे इन्होंने अपना जो मेन सेंटर बनाया था वो किसको बनाया था? बेबीलोन को बनाया था, इसीलिए इसको बेबीलोन सिविलाइजेशन बोला जाता है। प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा? काशगर के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट सुनिएगा, बेबीलोन के जो लोग थे या फिर वहाँ पे जो रहने वाली प्रजातियाँ थी उनको यहाँ पे बेबीलोन पीपल्स के नाम से जाना जाता था। ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये लोग ड्रेसअप हुआ करते थे। ये आपके सामने एक इमेज है, ठीक है। अगला सुनिएगा, लिखा हुआ है कि बेबीलोन सिविलाइजेशन जो है ये कब से कब तक रहती है? तो 1810 से लेके ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबे टाइम तक आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ के जो पावरफुल रूलर माने जाते हैं वो कौन थे? हम्मुराबी। क्या नाम था? हम्मुराबी। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर डायनेस्टी से कौन सा ऐसा पर्सन था जिसने काफ़ी ज़्यादा इस डायनेस्टी को एक्सपैंड किया था। तो वो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हम्मुराबी। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। इनके द्वारा बहुत सारे एरियाज को कैप्चर भी किया गया था। आपने नाम सुना होगा मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया वही जगह है जिसके साथ में सिंधु घाटी सभ्यता ने अपना ट्रेड किया था, अपना व्यापार भी किया था, और इस पर्टिकुलर जगह को कैप्चर किया गया था इनके द्वारा। तो ये पूरा एम्पायर इनका मेसोपोटामिया तक एक्सटेंड होता है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं देखने को मिला, जिसकी वजह से इनका जो सिविलाइजेशन था वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद में आपको एक और सिविलाइजेशन मिलता है जिसका नाम है पर्शियन सिविलाइजेशन। आपने नाम सुना होगा पर्शिया की खाड़ी, पर्शियन गल्फ का नाम सुना होगा, जो कि आपको ईरान और ओमान और ये जितने भी कंट्रीज हैं उनके बीच में आपको मिलता है। तो उसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम रखा गया। ये कब से कब तक है? 550 BC से लेके 330 BC तक आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है। यहाँ पे जो लोग थे वो माना जाता है ऐसे कि पर्शिया या पर्शियन सिविलाइजेशन के अंदर जो लोगों का सेटलमेंट था, एक्चुअल में ये सेटलमेंट कहाँ पर होता है? यूरोपियन नेशन से लोग आके सेटल होते हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो इनको यूरोपियंस के नाम से भी जाना जाता है। एंड जो ऐसे लोग थे जो आगे जाके इंडिया में या फिर पर्शिया के अंदर सेटल हो गए, इनको यहाँ पे इंडो के नाम से जाना जाता है। कई बार आपने पढ़ा होगा, जब आप मुगल साम्राज्य पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपने पर्शियन लैंग्वेज में बहुत सारी किताबों के नाम, टर्किश लैंग्वेज में बहुत सारी किताबों के नाम सुने होंगे। तो उसी तरीके से बोला जाता है कि हमारे यहाँ पे भी कुछ लोग जो थे वो आ गए थे, उनको इंडो के नाम से जाना जाता है। एंड ये क्वेश्चन आपके स्टेट PSC का पूछा गया सवाल है कि इस पर्टिकुलर सभ्यता से जो लोग आते हैं कहाँ, हमारे इंडिया के अंदर, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इंडो के नाम से उनको जाना जाता है। नेक्स्ट पे आइएगा, जब ये लोग एशिया के अंदर आना शुरू कर जाते हैं तो क्या होता है? दिस कास्ट गॉट डिवाइडेड। अब क्या होता है, इस सभ्यता की अगर आप बात करो तो ये बहुत ही ज़्यादा, इनका भी एक्सपेंशन आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन जब ये इंडिया में आते जाते हैं ना तो क्या होता है? डिवीजन होता है। एग्जाम्पल, आपने सुना है आर्यंस के बारे में, कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका जो अंत है उसके 2 रीजन बताए जाते हैं। एक, या तो बाढ़ आई है या फिर आर्यंस ने अटैक किया है। तो जब ये लोग एशिया की तरफ में आते हैं तो धीरे धीरे करके कास्ट का डिवीजन आपको देखने को मिलता है, जैसे कि हमारे देश के अंदर वर्ण सिस्टम आया था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे कास्ट का डिवीजन देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो हिस्टोरियंस हैं वो इनको किस नाम से जानते हैं? मेडीज एंड पर्शियन के नाम से इनको डिवाइड किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस सिविलाइजेशन के 3-4 पॉइंट्स हैं जो पेपर में बनते हैं। अगला, ये अपने भगवान किसको मानते हैं? देखो, गॉड के ऊपर हर सिविलाइजेशन से सवाल बनता है।
चाहे वो आपका इंडस हो, चाहे वो आपकी वर्ल्ड की कोई भी सभ्यता क्यों ना हो। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लोग पूजा करते थे फायर, सन, मून एंड एयर की। और इसी तरीके से जब आप पढ़ते हैं आर्यंस के बारे में तो वहाँ पे भी आपको यही सारे नाम देखने को मिलते हैं। तो चीज़ों को रिलेट करिएगा, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है चाइनीज सिविलाइजेशन। मैम ये तो पढ़ा ही मत मैम, मतलब आप क्या बताएं। अच्छा, एक चीज़ और, आप में से जो भी बच्चे हैं जिनको नहीं पता है कि आज स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे कौन सी हैं, तो पहला क्लास 10:30 बजे लेंगे। ये पर्टिकुलर क्लास बैटल ऑफ प्लासी है। और उसके बाद में दोपहर में 1:30 बजे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर क्वेश्चंस कराएंगे। हंसो मत भाई, देखो चैप्टर पढ़ाया था तो क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे। अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, जो है वो है, व्हाट कैन आई डू, है आप समझ रहे हो ना। चलो अच्छा, देखते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन। चाइनीज सिविलाइजेशन तो देखो यार बहुत एक्सपैंड हुआ है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। फॉर ऑल ऑफ द फर्स्ट चाइनीज रूलर कंसिडर देमसेल्फ टू द वेलफेयर फैक्टर ऑफ द पीपल इन द कंट्री। चाइना की जो सभ्यता थी उनका मानना ये था कि वो सबसे ज़्यादा सभ्य हैं, वो तो आज भी मानते हैं। और ये जो इनकी सभ्यता है वो इतनी ज़्यादा है कि मतलब अगर वेलफेयर होना है तो वो चाइना ही कर सकती है। ये भी आज भी मानते हैं, इसमें कुछ नया बदला नहीं है, इनकी सोच अभी भी वैसी है, ठीक है। नेक्स्ट पे देखिएगा, ये लोग जो थे ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, नहीं आज भी करते हैं, मुँह पर देखो रिस्पेक्ट आज भी करते हैं, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते थे, एजुकेटेड थे, आज भी हैं। और ये लोग जो थे ना ये दूसरी सभ्यता को कुछ मानते ही नहीं थे। मतलब इनका कहना ये था कि जो है वो सिर्फ मैं हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं है। वो आज भी यही है। क्या कहते हो, एग्रीड और नॉट, बदला कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर 2 पॉइंट तो ये हो गए। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। चाइनीज सोसाइटी जो थी ना, एंटरटेनमेंट वॉज गिवन ए स्पेशल स्टेटस। भाई साहब इनको एंटरटेन होने में बहुत मजा आता था। आज के टाइम पे जो एंटरटेनमेंट सारा हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान चचा के लिए हो रहा है। बोल रहे हैं ना, रशिया आए हैं, कह रहे हैं अरे एंटरटेनमेंट की तो भाई कमी ही नहीं है, सारा एंटरटेनमेंट तो हमको रशिया के अंदर देखने को मिल रहा है, बिकॉज रशिया हैज अटैक्ड यूक्रेन। समझ गए। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने एंटरटेनमेंट को एक अलग से स्टेटस दिया हुआ था कि भैया एंटरटेनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर क्या है, चाइनीज सिविलाइजेशन जो है इन्होंने सबसे पहली बार सिल्क फैब्रिक का इस्तेमाल करना शुरू किया। मैंने कई बार आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी है सिल्क रूट के बारे में। तो एक्चुअल में जो सिल्क रूट है ना उसकी शुरुआत इन्हीं लोगों ने करी थी, क्योंकि इनके यहाँ पे क्या था, सिल्क फैब्रिक आता था। हमारे यहाँ पे तो बहुत बाद में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, लेकिन इनके यहाँ पे तो सोचो कौन से टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट, चाइनीज सिविलाइजेशन जो था इन्होंने अपने यहाँ पे जो आर्टिस्ट थे नॉट ओनली टू केयर ऑफ द ब्यूटी एंड ऑल्सो द क्लीनिनेस, यानी कि इनके यहाँ पे जो आर्टिशंस थे, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो आर्टिशंस हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, उन लोगों ने क्या किया, नेचुरल कलर का यूज़ किया, पॉट्स बनाए है ना, क्रॉकरी बनाई, और क्या किए उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए है ना। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अपनी लाइक पेंटिंग्स वगैरह बनाई उसके अंदर उन्होंने ब्यूटी को तो दिखाया ही दिखाया, लेकिन उसके साथ में जो क्लीनिनेस है उसको भी दिखाया, साथ में ह्यूमन के जो इमोशंस थे उन इमोशंस को भी इन्होंने भर भर के अपनी पेंटिंग्स वगैरह या अपने जो लाइक कोई भी क्रिएटिविटी थी उसको यहाँ पे दिखाया गया। अगला, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये एक सिंबल माना जाता है कि इनके यहाँ पे आर्किटेक्चर कितना ज़्यादा और कितना ज़्यादा बेहतर था। एग्जैक्टली आज भी है, उसमें कुछ बदला नहीं है, इनका आर्किटेक्चर आज भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। और इस टाइम पे कहा जाता है कि ये जो पर्टिकुलर जगह आप देख रहे हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसको बनवाया गया था शी हुआंगटी के द्वारा। सबके नाम में ये शब्द ज़रूर आता है, किसके द्वारा, शी हुआंगटी के द्वारा। अगला आएगा आपका जापानीज सिविलाइजेशन, ये ज़्यादा नहीं चल पाया, ठीक है, ये ज़्यादा नहीं चल पाया। इनकी अगर हम बात करें तो ये 19th सेंचुरी में ही हमको देखने को मिल जाता है। और जापानीज सभ्यता जो थी ना ये पूरी तरीके से बैकवर्ड थी, कुछ नहीं पता था इनको, भैया इनको कुछ नहीं पता था, तभी तो वर्ल्ड वॉर 2 तक सारी कहानी को खींच के लेके चले गए थे। इनको क्या पता था कि दुनिया में कैसे कैसी कंट्रीज़ हैं, बट कोई बात नहीं, गलती हुई इनसे। अब सुनिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेज है सोल्जर ऑफ जापान, ठीक है। इनको क्या बोलते थे, इनको समुराई के नाम से जाना जाता था। एंड ये क्वेश्चन आपके एसएससी ने भी पूछा है और एनडीए ने भी पूछा हुआ है, ठीक है। अगला सुनिएगा, यहाँ पे जो आर्टिशंस हुआ करते थे
ये काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स का इस्तेमाल करते थे, फूलों का इस्तेमाल करते थे, और इसकी वजह से इसे क्या बोलते थे, इकाबेना। क्या था, इकाबेना। अगला सुनिएगा, काबुकी। काबुकी क्या होता था, यहाँ पे एक जैसे कि थिएटर होता है ना, थिएटर डांस होते हैं, थिएटर प्लेज होते हैं, तो उसी का यहाँ पे एक स्टाइल था जो जापान के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये तीनों शब्द आपको मालूम होने चाहिए। देखो यार, मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज कर दिया है, आपकी पूरी वर्ल्ड सिविलाइजेशन के जो की पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर इन्वॉल्व किए, ताकि आपको एक कहानी की तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएं और सिर्फ उतना पता हो जो पेपर में आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगला सिविलाइजेशन है टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, यानी कि मेसोपोटामिया। आप सबको मालूम है कि मेसोपोटामिया जो है, इनका जो व्यापार होता था वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से होता था। टिग्रिस एंड यूफ्रेट ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, और ये रिवर्स आपको कहाँ पर मिलती हैं, ये मिलेगी आपको टर्की से होते हुए, इराक से होते हुए पर्शिया की खाड़ी की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे तो यही दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर हैं। इस पर्टिकुलर जगह को बोला जाता है एशिया माइनर। आज भी आपके पेपर में ये सवाल पूछा जाता है कि एशिया माइनर के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है, दैट इज मेसोपोटामिया। आप ये देख सकते हो, यहाँ से ये रिवर्स आ रही है, ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये टर्की का है, देन इराक से होते हुए, इराक है ठीक है, ईरान नहीं है, इराक है, इराक से होते हुए पर्शिया की खाड़ी तक ये दोनों नदियां आती हैं, यूफ्रेट्स और टिग्रिस, दोनों को बहनें बोला जाता है। ओके, टू द नॉर्थ ऑफ दिस वैली लाइज द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी। मैपिंग पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी है तो भैया 7 बजे आओ, इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं, 7 बजे आइए क्लास में। अक्रॉस द पर्शियन गल्फ ऑफ दीज टू साउथ इन द इंडियन ओशन। ऑब्वियस सी बात है कि हिंद महासागर जो है वो बिल्कुल आपके इसके नीचे के साइड पे मिलता है, अरब सागर आपको मिलेगा। ठीक है, अरब सागर का एरिया मिलेगा, रेड सी मिलेगा, इंडियन ओशन मिलेगा, इन सबके साथ में ये लोग ट्रेड किया करते थे, इसलिए यहाँ पर इन सारी प्लेसेस के नाम लिखे हुए हैं। मेसोपोटामिया में बहुत ज़्यादा जेम्स की डिमांड होती थी। आज भी आप अगर देखें, यूएई की बात कर लो तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जेम्स का बहुत ही ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो जेम्स की डिमांड जो थी ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हुआ करती थी। तो हमारे देश से ये लोग क्या करते थे, ट्रेड किया करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जेम्स हुआ करता था, तो इसीलिए ट्रेड जो था मेसोपोटामिया का इंडिया के साथ या सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में बहुत ज़्यादा था। ओके, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फिर आता है, धीरे धीरे ये सभ्यता आती गई, उसके बाद में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखने को मिला। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो कॉलोनीज या कॉलोनिज्म के साथ में देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, उपनिवेश। ये समय देख के आप समझ गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश एरा की। जैसे जैसे ब्रिटिश एरा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ब्रिटेन अपनी कॉलोनीज को बढ़ाता जाएगा, धीरे धीरे करके जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होगा। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, कच्चा माल मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा, लेकिन उस रॉ मटेरियल से सामान कैसे बनेगा, इसके लिए ज़रूरत किसकी थी, मशीन्स की। मशीन्स की जब ज़रूरत पड़ती है तो यहीं पे शुरुआत होती है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। टाइम पीरियड क्या है, 18वीं सेंचुरी में, और इससे पहले की अगर आप बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉलोनीज बना चुका था कौन, ब्रिटेन, और हर जगह से इसने कुछ ना कुछ हड़पना शुरू कर दिया था। आज आपको पढ़ाएंगे जब हम बैटल ऑफ प्लासी कितने बजे, 10:30 बजे अनअकैडमी पे, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि ये जो ब्रिटिशर्स थे ये कितने ज़्यादा लालची हुआ करते थे और हमारे देश में आके इन्होंने क्या क्या लूटपाट मचाई है। ठीक है, चलिए, तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ जाता है, पेपर बनना शुरू हो जाता है, कपड़े बनना शुरू हो जाता है, सिल्क के फैब्रिक बनते हैं, कॉटन के फैब्रिक, सो मैनी थिंग्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे एक नाम आता है किंग जेम्स वन का। जेम्स वन जो हैं ये ब्रिटेन के कौन थे, राजा थे, और इन्होंने सबसे पहले अनाउंस किया था मैग्ना कार्टा। पढ़ते हैं ना फंडामेंटल राइट्स के अंदर मैग्ना कार्टा, तो ये मैग्ना कार्टा शब्द सबसे पहले इनके द्वारा आया। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, ये देखो पॉइंट रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। दूसरा पॉइंट कि जो मैग्ना कार्टा शब्द है एक्चुअल में ये इनके यहाँ पे एक रूल हुआ करता था, जो कि ना एक सिल्क के पेपर पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखा हुआ करते थे और कहा जाता था कि भाई यही वो कानून है जो आपको फॉलो करना है। इसी को हम क्या कहते थे, मैग्ना कार्टा। हमारे संविधान की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, सबसे पहले रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो चाइना का डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्योंकि चाइना में तो एक चाइनीज पूरी सभ्यता आपने देखी थी, बट उसके बाद में एक आते हैं माओ अंकल।
और इन माओ अंकल का जो इम्पैक्ट है वो हमारे यहाँ पे देखने को भी मिलता है। बताते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करें चाइना के अंदर, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, मांचू डायनेस्टी देखने को मिलती है। कहाँ? चाइना के अंदर। इस पर्टिकुलर डायनेस्टी की अगर हम बात करेंगे तो 1911 में ये डायनेस्टी है, और ये डायनेस्टी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि यहाँ पर आपको एक व्यक्ति देखने को मिलेंगे। अब सुनिएगा, पहले पूरी कहानी सुनो। डॉक्टर सनायत सेन वॉज अपोज टू द मांचू डायनेस्टी। ठीक है, मांचू डायनेस्टी जो थी वो चाइना के अंदर थी, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो इस डायनेस्टी को अपोज किया करते थे। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक पार्टी बनाई। पेपर में नहीं आएगा, पार्टी का नाम स्किप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब कम्युनिज्म आता है, यानी कि बोला जाता है कि भैया जो पैसा है ना, बिना पैसे के कोई काम हो ना पाएगा, वो तो आज भी है। तो यहाँ पे कम्युनिज्म आ जाता है, और कम्युनिज्म के चलते आपको एक लीडर देखने को मिलते हैं जिनका नाम है माओस। ठीक है, इन्होंने शुरुआत करी माओस्ट की, यानी कि हमारे देश के अंदर जो नक्सलाइड एरिया है वो भी तो इन्हीं के जो फिलॉसफी है उसको फॉलो करते हैं कि अगर आपको अपने अधिकार चाहिए तो बंदूक की नोक पे आपको वो अधिकार लेने पड़ेंगे। तो ये इन्हीं का कॉन्सेप्ट है। तो इनका कहना ये था कि भाई हम कम्युनिस्ट हो चुके हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम अपना डेवलपमेंट करेंगे, और अगर हमें हमारी चीज़ नहीं मिलेगी तो हम उस चीज़ को छीन लेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, और इसी के बाद में चाइना के अंदर धीरे धीरे करके डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। टाइम देख सकते हैं 1949 का। हमें आज़ादी मिली 47 में, और इनकी आज़ादी इस टाइम पे मानी जाती है। तब भी ये हमसे बहुत तेज़ी से ग्रो किए, जिसका रीज़न क्या था, इनकी कॉन्सेप्ट, इनकी फिलॉसफी। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी उनके बारे में बता दिया, उनके की पॉइंट आपको बता दिए। इतना आपको याद करना है, इतने में आपका काम चल जाएगा। तो चलिए अभी मिलते हैं आपसे 7 बजे। हाउ वाज द सेशन, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और हाँ, आपका नया पेड बैच गाइस स्टार्ट हो रहा है 2 तारीख से। वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ये चारों के चारों सब्जेक्ट आपके लिए स्टार्ट हो रहे हैं, जहां पे आपको वीकली टेस्ट, लाइव क्लासेस, पूरा प्लानर सब कुछ मिलता है। साथ में आपके सारे टॉप एजुकेटर्स आपको एक ही जगह पर मिलते हैं। आइकॉनिक फीचर्स रहते हैं, आज का डाउट है, टेस्ट सीरीज भी है, रेज योर हैंड का ऑप्शन भी है। जब आप इसको ज्वाइन करते हैं 1 साल या 2 साल के लिए, तो 1 साल की फी इतनी है, बट जब कोड लगाओगे ना कृति 10, तो ये जो अमाउंट है ये आपका 10% तक डिडक्ट हो जाता है, और ये अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, करीबन, गणित कमजोर ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाता है। इसके अलावा आपका कल टेस्ट है भैया, ध्यान रखना, जीत के आना है वापस। ठीक है, बैंकिंग, एसएससी एंड रेलवे, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर ये आपके प्राइजेस हैं जो आपको जीतने हैं। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, चलो अब आपसे मिलते हैं 7 बजे। 1 बार से सेशन के लिंक को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने आपसे एक वादा किया था कि इस फेस्टिवल में सैटरडे को क्लास ज़रूर से हुआ करेगा, तो ये क्लास आपके लिए था। चलिए, अच्छा, मिलते हैं आप लोगों से। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।